अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, अक्सर ही मैं अपने प्रोग्राम में आपका तारुफ़ काफ़ी मल्टी टैलेंटेड शख्सियात से कराती हूं और इसी तरह की आज एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज फिर हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आइए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अबू बकर जावेद को। इनके बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये क्रिएटिव राइटर हैं, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, इसके अलावा शायरी भी करते हैं, फ़िल्म स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, VFX स्टूडियो भी है इनका जहाँ पे ये उसकी प्रोडक्शन में कंपोजिंग और लिरिक्स का काम देखते हैं, एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं और सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा जा रहा है काम, कैसा महसूस हो रहा है? मतलब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, मैंने तो लिखा है इनको बाकायदा कि मेरे जहन से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहली वो कौन सी चीज़ है जो आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर जिसको रिकॉग्नाइज़ किया और आपको पता चला कि जी अच्छा आपका इंटरेस्ट पहले ये चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने शो में आने का मौका दिया। और दूसरी बात, आपके सवाल को टैकल करते हुए मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि शुरू में जिस चीज़ से मैंने अपना इनिशिएटिव लिया था वो थी पेंटिंग, लेकिन उसमें यह था कि मेरे ड्राइंग के सब्जेक्ट में हमेशा नंबर बुरे आया करते थे। अच्छा, तो ड्राइंग के सब्जेक्ट में नंबर बुरे आया करते थे, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे पेंटर बने कि आपको काफ़ी सारे नेशनल लेवल पर भी काफ़ी अवार्ड्स आपको मिले हैं पेंटिंग में, लेकिन इसके बावजूद पेंटिंग में नंबर कम आया करते थे। मुझे याद है अभी तक कि मेरा जो भाई है उसको बहुत अच्छा पेंटर माना जाता था, घर में पूरी फैमिली में उसका नारा बजता था। अच्छा। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से मैं थोड़ा सा डीवैल्यूड फील करने लग गया। तो मैं रास्ते में जाया करता था तो यहाँ पे ना एक पेंटर हुआ करता था जिसके हाथ की मूवमेंट मैं देख के घर आकर कॉपी किया करता था, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्राइमरी लेवल पे वो इतना आपको सिखाते नहीं है। जाता, बिल्कुल। तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, वही टेक्निक्स घर आके यूज़ करनी शुरू की और उसमें फिर ये हुआ कि एज अ रिज़ल्ट 2004 के अंदर हम लोगों ने एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जीता। उसका नाम था मेरा विरसा मेरा जश्न। तो उस टाइम पे थे सर खालिद मकबूल साहब थे उस टाइम, जिन्होंने हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, फिर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए। उसके बाद से कोई मैट्रिकुलेशन तक का जो मेरा टाइम है वो पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स में गुजरा है। और फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे बहुत बड़े राइटर भी आ रहे हैं, जो क्रिएटिव राइटर तो हैं ही, साथ डॉक्यूमेंट्री के, फिल्म के और पोइट्री के राइटर, तो पेंटर के अंदर से एक राइटर कैसे उभर कर आया? इसमें मैंने एक बार जब हमें प्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था तो वहाँ पे मैंने आनन फानन बस एक बात कह दी थी, लेकिन बाद में मुझे मेरे लेक्चरर ने बुला कर कहा कि ये जो बात है ये बूढ़े तजर्बाकार लोग करते हैं, तो तुमने ये कहाँ से कर दी? तो वो ये था कि आर्टिस्ट जो है वो एक अपने आप को एक सांचा बना के तो अपने सोसाइटी को पेश करता है कि मैं ये हूँ, तो मुझे जो जो मटेरियल दोगे मैं वो रखता जाऊँगा आगे। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा सिंगिंग का भी फिर आ गया, और कंपोजिशन और सिंगिंग फिर वो वाला स्टेप कब इन हुआ लाइफ में? ये हुआ था 2012 में जब हम लोग कॉलेज में थे। तो ये हुआ कि सेकंड ईयर था, आखिरी साल था मेरा कॉलेज में। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों में से उन्होंने कुछ चंद बच्चे इकट्ठे किए, मतलब 25,000 के करीब स्टूडेंट होंगे, जिनमें से उन्होंने को 12 के 15 के करीब इकट्ठे किए। तो वो सब अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के थे कि कोई डिबेटर था, कोई सिंगर था, कोई गिटारिस्ट था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो वहाँ पे हुआ था रस्मुल ख़त की वजह से, ख़ताती करता था मैं, और पेंटिंग की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ पे कॉलेज को अपने को डिफेंड किया, काफ़ी सारे टाइटल्स जीते। तो वहाँ पे बैठते बैठते जब हम लोग इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते थे तो उसके अंदर जो म्यूजिशियंस हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहे होते थे, तो उनसे देखते देखते ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रग़बत सी फील होने लग गई, और देखते देखते ही मैं ये सीख गया। घर वाले क्या चाहते थे कि क्या करें आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में? घर वाले तो ये चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, एज यूजुअल सबके घर वालों की तरह। तो कैसे घर वालों को समझाया कि जी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके अलावा मैं ये सब कुछ बन चुका हूँ? डॉक्टर ना बनने का डिसीजन तो काफ़ी महंगा पड़ा कुछ अरसे के लिए। अच्छा। मतलब काफ़ी अरसे आइसोलेशन जो है वो घर वालों की तरफ से फेस करनी पड़ी, लेकिन ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि कम से कम हमारी मर्ज़ी के इंस्टीट्यूशन में ये डिग्री लेने जा रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बंद दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। वही लोगों को बता सकेंगे हाँ भाई इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट डिग्री ले रहे हैं। बेशक। तो वहाँ पे बचत हो गई और सॉफ्ट कार्ड मुझे मिलने लग गया। फिर ये था कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे सपोर्ट कर रहे हैं। इस स्टेज पे कैसा सपोर्ट है घर वालों का, अब क्या कहते हैं वो? अब इस स्टेज में ये है कि मैं इसको 3 स्टेजों में आपके सामने रखूँगा
कि शुरू में ये होता था कि ये जो गिटार है, ये मेरा सबसे पहला गिटार है जो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये गिटार जब आता था तो ये अब्बू कहते थे कि ये बैग में पड़ा हो और बैग किसी पर्दे के पीछे हो, नज़र भी ना आए, ये होता था। सेकंड टाइम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, बैग पड़ा होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये नज़र नहीं आना चाहिए बाहर। अब ये होता है कि जब ये बाहर पड़ा होगा तो अब्बू आते जाते कभी यूं कर देंगे, कभी थोड़ा सा छेड़ लिया तार वगैरह, फिर कहेंगे ये बचता है, ये बचता है। बेशक बेशक। अच्छा, उसके अलावा आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ आपसे दरख्वास्त करूँगी चंद अशार किसी गज़ल के, नज़म के, जो आप हमें सुनाना चाहें। अच्छा ठीक है, एक मैंने मोस्ट रिसेंटली ऑफिस में बैठे बैठे मैं थोड़ा सा काम, वैसे ये मैंने बात गलत कह दिया कि ऑफिस में, क्योंकि अब बड़ा दंगल मचेगा इस बात पे कि ऑफिस वाला। ये है कि 4 शेर मैंने लिखे थे, अभी वो सिलसिला कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका जो शुरू का पार्ट है वो ये था कि दिन सरे शाम कर रही थी ना, दिन सरे शाम कर रही थी ना, और सरे आम कर रही थी ना, दिन सरे शाम कर रही थी ना, और सरे आम कर रही थी ना, आए रुखसार पर ये आंसू क्यों, आए रुखसार पर ये आंसू क्यों, तुम मुझ पे इल्ज़ाम धर रही थी ना। बहुत उम्दा, बहुत खूब। पहला गाना कब लिखा? पहला गाना मैंने लिखा था कि मैं एक पाबंद गज़ल का सिलसिला लिखने की कोशिश कर रहा था, तो हम लोग एक दोस्त की तरह बैठे हुए थे, रात को जैम कर रहे थे वो लोग, तो उसने अचानक ही पहला शेर सुना, उसने कहा इसमें से बस 1-2 लफ्ज़ निकाल दो तो ये गाना बन जाएगा। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। उसने कहा नहीं तुम मुझे शेर बताओ, तो मैंने उसको शेर बताया, उसने उसी को थोड़ा सा कंपोज़ करके मुझे दिया, और मैंने बाद में बेटा टेस्टिंग के लिए मैं दोस्तों के सामने आया, मुझे हल्का सा गिटार आता था, जितना मुझे थोड़ा बहुत 3-4 कॉर्ड्स आते थे मैंने उनके ऊपर बजा के बताया। तो हर जो सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई वाला एलिमेंट था वो ये था कि उन्होंने वही जो 2 लाइनें कंपोज़ हुई थी उन्होंने मेरे से कोई 22 या 23 एक बार सुनी, मेरा ख्याल है कोई 2 घंटे के इंटरवल में। मतलब उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उन्होंने उसी को बार बार उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो उससे मुझे इतना हौसला मिला कि मैंने 2 दिन में गाना कंप्लीट कर लिया, और पहला गाना मैंने लिखा था 2016 में। चलें, गाने की बात होगी तो यहाँ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करती चलूँगी, अपनी पसंद का कोई भी गाना आप हमें सुना दें। अपनी पसंद का कोई भी गाना, वाइटल साइंस का एक गाना है एतबार। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी ज़रा उलझ सी गई, सोचो तो ज़रा जंगलों में भी रास्ते तो रहेगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बहुत उम्दा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर इंसान की ज़िंदगी में ना ऐसे स्टेजेस भी आते हैं जब उसको बड़े डिप्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब आप स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी यकीनन ऐसा कोई फेज़ आया होगा जब आपने सोचा होगा कि बस अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बस यहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कैसे उसको आपने कोप अप किया और वो क्या फेज़ था? काफ़ी बार होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं लाइफ में, लेकिन मेरे साथ एज सच इतनी नहीं रही, बिकॉज़ राइटिंग का जो एलिमेंट है वो आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालने का एक मौका देता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों के दिल में ये डिलेमा भी है कि जो राइटर है ना वो हमेशा सैड होना चाहिए, जो राइटर है वो हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए,
सेंसिटिव होते हैं वो, होते तो हैं चले हाँ। मतलब, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मजीद हो जाओ, जरा सी चीज़ को भी फील करो। हाँ, हैप्पी फील नहीं नजर नहीं आएगी और ओवर सेंसिटिव बना दिया जाता है। सेंसिटिव राइटर होता है लेकिन उसको ओवर सेंसिटिव बना दिया जाता है कहीं ना कहीं। बेशक। तो उसमें ये था कि मैं अक्सर कभी कभार मेरी जो राइटिंग है उसके अंदर ज़्यादातर सवाल का एलिमेंट आता है, मेरी शायरी में भी सवाल का एलिमेंट आता है। अभी मैं रिसेंटली एक अपनी ऑडियो बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके 2 चैप्टर्स रिलीज़ हो चुके हैं, और एक सिलसिला मैंने लिखा है अभी रिसेंटली। उसके अंदर ये है कि 5 गज़लें मैंने अपने ख़िलाफ़ लिखी हैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, और 5 गज़लें मैंने अपने पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखी हैं। तो काफ़ी मतलब वही शिकवा जवाब शिकवा वाला हिसाब, पहले वो शिकवा करती है फिर मैं उसको जवाब दिया तुम्हारे शिकवों का। हाँ, तो उस तरीके से मैं चलाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ये तो इतना सैड है, तो तुम इतने सैड हो। वो ये नहीं होता, वो आप एक चीज़ सोच रहे होते हैं, आप उसको इंटेंसिफाई करते हैं, पेपर पे लिखते हैं और अब नाज़रीन को पेश करते हैं कि इनके मिजाज के ऊपर कौन सी चीज़ बेहतर। डिसअपॉइंटमेंट वाला लेवल आया था ज़िंदगी में? एक बार ये हुआ था कि मेरी जो चलती चलाती जो लाइफ थी उसमें जो बरहम सा निज़ाम बना उसमें वो ये था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में ये हुआ कि मेरी जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर हो गई, तो आई हैड टू स्टे ऑन बेड फॉर अबाउट 2 months। लेकिन उसमें बिल्कुल नहीं उठना, कुछ नहीं करना, बेबसी का आलम। लेकिन उसमें ये मेरी बचत हो गई कि आई हैड अ गिटार, और वो टाइम था कि जिस टाइम मेरे अब्बू ने एक्सेप्ट किया था कि यार चलो कुछ कर रहा है, करने दो, इसका दिल लगा हुआ है। तो मैं उठता था, मेरे बेड के किनारे गिटार होता था, मैं वो बजाता था थोड़ा सा, मैं फिर सो जाता था। जब मैंने सो के उठना है फिर मैंने बजा लेना, खाने के बाद मैंने बजा लेना। तो मतलब आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने से बचाया आपके इस गिटार ने? बेशक इसने सपोर्ट किया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चंद ही दिनों बाद आपका एक और गाना भी रिलीज़ होने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कि वो गाना बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट क्रिएशन है अब तक की, और जितनी मेहनत मैंने उस पर की है, अगर मैंने अपनी पढ़ाई पे की होती तो शायद मैं डॉक्टर होता। यकीनन डॉक्टर होते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनना सिर्फ बड़ा मुश्किल काम है, क्रिएटिव काम तो बस कर लेते हैं, क्रिएटिव काम ज़्यादा मुश्किल होते हैं। डॉक्टर में तो चले आपने दूसरों के लिखे हुए कोई हिफ्ज़ करना है, उसी को पढ़ना है, लेकिन आपने एक नई चीज़ बना के लोगों के सामने पेश करनी है जिसको वो एंजॉय करें, और जिसको वो मतलब हर तरह से, एक जो म्यूज़िक सोर्स होता है लोगों के लिए बड़ा एस्केपिंग सोर्स होता है हर चीज़ से। तो ये बड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसकी कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, सब कुछ आपने खुद किया? अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैंने लिखा, और वो गाना आई थिंक 1 साल पहले रिकॉर्ड हो चुका हुआ था। अच्छा। और मेरे पास पड़ा था, लेकिन हम लोग बस टाइम का वेट कर रहे थे कि मैं सीख सकूं। तो हम लोगों ने फिर अपना स्टूडियो बनाया, मैंने मेरे दोस्तों ने मिलके, वहाँ पर हम लोगों ने पहले काम सीखा, फिर हम लोगों ने बंदे बुलाए उसके लिए। तो अब बड़ी अच्छी टीम थी मेरी। मतलब ये था कि हम लोगों ने जो काम करना है उसको हम लोगों ने वेट किया, सीखा है, फिर कैश करने की कोशिश की है। मतलब ये गाना था, पड़ा हुआ था, प्रोडक्शन का फेज तब तक शुरू नहीं हुआ। जितने पैसे दूसरे बंदे को देने हैं, बंदा वही चीज़ खुद सीखे, अपने अंदर एक और स्किल्स में इंट्रोड्यूस करा ले। अच्छा, अगर पॉसिबल हो तो हमें 2 बोल उस गाने के भी सुना दें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जो आपकी बेस्ट क्रिएशन है। जी बेशक, कोई मसला नहीं। और मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो टीम है वो बहुत अच्छी है, और उसमें हमारे इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ना सारा। बेशक। इसकी मैं 4 लाइनें सुनाऊंगा बिकॉज बाकी के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 31 मार्च का। याद रखिएगा डेट्स। कुछ बातें अनकही सी, कुछ बातें अनसुनी, कुछ बातें कह गए हम, कुछ बातें अधूरी रह गई, कुछ बातें अनकही सी, कुछ बातें अनसुनी, कुछ बातें कह गए हम, कुछ बातें अधूरी रह गई।
बहुत खूब। अबू बकर, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी जानिब से भी और मेरी टीम की जानिब से भी, एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के मेहमान के साथ आपकी भी ये गुफ्तगू यकीनन बहुत अच्छी रही होगी। इनके गानों को भी आपने इन्जॉय किया होगा और 31 मार्च को रिलीज़ हो रहा है इनका ये नया गाना, ज़रूर सुनिएगा और इनको अप्रिशिएट भी कीजिएगा, क्योंकि नए आने वाले लोगों को आपने, मैंने और हमने ही अप्रिशिएट करना है, तभी उनको आगे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।